India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बानो के वकील ने कहा, अटकलों के आधार पर याचिकाएं दाखिल। जस्टिस नाग रत्ना ने कहा, दोष सिद्धि को तीसरे पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे चरमरा जाएगी न्याय प्रणाली। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने खुद को किया अलग। अब नई पीठ करेगी सुनवाई। मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी। बच्चे के लिंग बदलाव पर केरल हाईकोर्ट ने कहा, सर्जरी की अनुमति देना बच्चे के अधिकारों पर आघात होगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर होगा फैसला। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की। सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत कुमार मिश्रा ने बुधवार को यूएपीए मामले में जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के पीछे की कथित साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में उमर खालिद जेल में बंद है। केस से अलग होने का कोई कारण नहीं दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद ये जमानत याचिका जस्टिस एएस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की कथित साजिश से संबंधित यूएपीए के मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 18 अक्टूबर को मामले में खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई है। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने शुरुआत में न्यायमूर्ति मिश्रा के इनकार का कोई कारण बताए बिना कहा, यह किसी अन्य पीठ के समक्ष आएगा। मेरे सहयोगी न्यायमूर्ति मिश्रा को इस मामले को उठाने में कुछ कठिनाई है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील रजत नायर ने पीठ को बताया कि उन्होंने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, लेकिन शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, बयानों के कुछ हिस्से हैं जो हमने निकाले हैं, वो हिस्सा कौमी भाषा में है। उन्होंने आगे कहा कि वो बयान खुद कौमी भाषा में है। नायर ने कहा कि वो मामले में दायर आरोप पत्र का प्रासंगिक हिस्सा भी दाखिल करना चाहते हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को तय करते हुए कहा कि जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाए। पीठ ने कहा, मामले को पीठ के इस संयोजन में नहीं उठाया जा सकता और इसीलिए 17 अगस्त को सूचीबद्ध करें। 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने खालिद की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तब कहा था, जमानत मामले में कौन सा जवाब दाखिल किया जाना है, आदमी 2 साल और 10 महीने से जेल में। शीर्ष अदालत ने 18 मई को मामले में जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में उनकी जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि वो अन्य सह अभियुक्तों के साथ लगातार संपर्क में थे और उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरोपियों की हरकतें प्रथम दृष्टया आतंकवाद विरोधी कानून
यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य के रूप में योग्य हैं। खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य पर कथित तौर पर फरवरी 2020 के दंगों का मास्टरमाइंड होने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जब सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बिल्किस बानो के वकील ने कहा कि याचिकाएं मेंटेनेबिलिटी नहीं है। बानो के वकील ने रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाकर्ताओं के लोकस पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अटकलों के आधार पर याचिकाएं दाखिल की गईं। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दोष सिद्धि को तीसरे पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी और इससे न्याय प्रणाली चरमरा जाएगी। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई की चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने दोषियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाकर्ताओं के लोकस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी याचिकाएं मेंटेनेबिलिटी नहीं हैं। ये याचिकाकर्ताएं हैं पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, रेवती लाल, पत्रकार और प्रोफेसर रूपलेखा वर्मा। मल्होत्रा ने कहा कि इन याचिकाकर्ताओं के पास रिहाई के आदेश की कॉपी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। मल्होत्रा ने कहा कि इन लोगों ने अटकलों के आधार पर याचिकाएं दाखिल की। अगर इनकी याचिका को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने आदेश को मनमाना और बिना दिमाग का इस्तेमाल किए दिया गया जैसा लगता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दोष सिद्धि और सजा को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि दोषियों की सजा में छूट एक प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई है। हम प्रशासनिक आदेश को चुनौती के दायरे को देख रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि स्पष्ट रूप से दोष सिद्धि को तीसरे पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे किसी मामले में कई पक्ष आ जाएंगे और एक पक्ष मौत की सजा मांगेगा और दूसरा पक्ष रिहाई की मांग करेगा। इससे न्याय प्रणाली ही चरमरा जाएगी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये आपराधिक मामला नहीं है, ये एक प्रशासनिक आदेश है। किसी प्रशासनिक आदेश को कौन चुनौती दे सकता है, पहले आप इसको साबित करें। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अनुच्छेद 226 और 32 के तहत याचिकाकर्ता निजी हित में सीधे अदालत आ सकते हैं, जहां उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन वो सार्वजनिक हित में भी अदालत आ सकते हैं। ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि ये आपराधिक मामला है। ऐसे लोगों में अगर पीआईएल स्वीकार की गई तो अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर ऐसा होता है तो समय समय पर कोई न कोई आएगा और छूट के आदेश को चुनौती देगा। गुजरात सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि सजा को माफ करने की बात कही जा रही है, वह सिर्फ सजा में कमी है। ऐसे मामलों में जनहित याचिका नहीं हो सकती, इसको लेकर कई फैसले हैं। उन्होंने 2003 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी तीसरा पक्ष इसमें कुछ नहीं कह सकता। मामला पूरी तरह से आरोपी और अदालत के बीच होता है, यहाँ तक कि इसमें अभियोजन पक्ष भी शामिल नहीं होता। जस्टिस नागरत्ना ने राजू से पूछा, ये तो एक प्रशासनिक आदेश है। ASG राजू ने कहा, ये तो सजा में कमी का मामला है। जहाँ तक दी गई सजा का सवाल है, इसमें कोई तीसरा पक्ष कोई बात नहीं कर सकता। एक दोषी की तरफ से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि भले ही ये एक प्रशासनिक आदेश हो, लेकिन प्रश्न ये है कि हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं। गुजरात की बिल्किस बानो के साथ साल 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था। दोषियों को जेल की सजा हुई, वे समय से पहले छोड़ दिए गए और इस फैसले को चुनौती दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर केरल हाईकोर्ट के समक्ष 7 साल के बच्चे की जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी की याचिका लेकर पहुंचे माता पिता की याचिका को खारिज कर दिया गया। अपनी याचिका में माता पिता ने अपने बच्चे को एक महिला या लड़की के रूप में बड़ा करने के लिए जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी की अनुमति मांगी थी। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि नाबालिग पर गैर सहमति वाली ये सर्जरी बच्चे की गरिमा, गोपनीयता का उल्लंघन करेगी। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अब कोर्ट फैसला करेगी कि परिजन बच्चे के जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी करा सकते हैं या फिर नहीं। केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में जेंडर और सेक्स की अवधारणाओं पर चर्चा की। हाईकोर्ट के समक्ष मुद्दा ये था कि एक बच्चा जिसका जननांग अस्पष्ट है, क्या उसके माता पिता को उसकी सहमति के बिना और बच्चे का लिंग रुझान क्या होगा, ये न जानते हुए उसके जेंडर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपने बच्चे की नियोजित जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके अधिकारों पर आघात होगा। केरल हाईकोर्ट ने सर्जरी को बच्चे की गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन बताया और आदेश में कहा कि इस तरह की अनुमति देने से गंभीर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। किशोरावस्था में पहुंचने पर अगर बच्चा अपने लिंग के अलावा दूसरे लिंग की तरफ आकर्षित हुआ तो क्या होगा, इसके लिए कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला तय होगा। जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा कि जेंडर और सेक्स शब्द अनौपचारिक बातचीत में अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते थे, जबकि वास्तव में ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणियां अस्पष्ट जननांग के साथ पैदा एक बच्चे के माता पिता की ओर से दायर याचिका पर की, जिसमें उन्होंने बच्चे को एक महिला के रूप में पालने के लिए उसकी जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी कराने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। बच्चे का इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने बच्चे के लिए जननांग की सर्जरी की सलाह दी। बच्चे के माता पिता इस बात से व्यथित थे कि विभिन्न विशेषज्ञों से संपर्क करने के बावजूद कोई भी डॉक्टर सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत ने बच्चे के स्वास्थ्य पर माता पिता की चिंताओं पर विचार किया और कहा कि विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर आवश्यक हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने 7 अगस्त को जारी एक आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के लिंग या पहचान चुनने के अधिकार में हस्तक्षेप करना उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करेगा और इससे उसकी गरिमा और स्वतंत्रता का अपमान होगा। जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल जज बेंच ने सरकार से 3 महीने के भीतर शिशुओं और बच्चों पर लिंग चयनात्मक सर्जरी को विनियमित करने के लिए एक आदेश जारी करने का भी आह्वान किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सर्जरी केवल राज्य स्तरीय बहुविषयक समिति की राय पर ही की जाएगी कि बच्चे के जीवन को बचाने के लिए ये आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और अब हम हैबियस कॉर्पस रिट की बात करेंगे। हम जानेंगे कि कब और किन हालातों में इस रिट का इस्तेमाल होता है और कब नहीं होता। हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव अ बॉडी ऑफ। ये रेट एक पर्सन के अनलॉफुल डिटेंशन से रिलीज में काम आती है। इसमें आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। पर्सन के अरेस्ट का रीजन अगर आपको वैलिड नहीं लगता है तो कोर्ट उसे इमीडिएटली रिलीज करने को कहती है। अनलॉफुल डिटेंशन जैसे कि उस पर्सन ने कोई लॉ वायलेट नहीं किया हो, उसके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने न लाया गया हो और अरेस्ट प्रॉपर जो लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं उस हिसाब से न किया गया हो। हेबियस कॉर्पस की रेट वहां अप्लाई नहीं होगी जहां उसके अरेस्ट के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो और प्राइमा फेसाई वो ऑर्डर इलीगल या आउट ऑफ जुरिडिक्शन ना हो। ये रेट डिटेन्ड पर्सन खुद फाइल कर सकता है या अपने फ्रेंड्स फैमिली द्वारा भी करवा सकता है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चौथे दिन भी सुनवाई हुई। वादी के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि हमारा संविधान असममित संघवाद को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य लोगों की विशेष परिस्थितियों और जरूरतों पर ध्यान देना है। हमारा संविधान
असमवेत संघवाद को मान्यता देता है। विषमता का उद्देश्य लोगों की विशेष परिस्थितियों और विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि विलय के समय जम्मू कश्मीर किसी अन्य राज्य की तरह नहीं था और यही कारण है कि अनुच्छेद 306(a) के मसौदे में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा निर्णय लेने की बात कही गई। दरअसल विवाद एक गलत फहमी पर आधारित है, क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का एक तरफा प्रयोग संभव। हमने इसे इस तरह देखा, जबकि यहाँ बिल्कुल उसके विपरीत है। सुब्रमण्यम ने कहा कि जिस तरह भारत की संविधान सभा की बहस हुई और उसी तरह जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की बहस भी प्रेरणादायक थी। उन्होंने कहा कि भारत में भूमि सुधारों पर ध्यान देने वाले पहले राज्यों में से एक कश्मीर था। वास्तव में उस समय उनकी चिंता ये थी कि हमें लोगों को जमीन पर अधिकार देना चाहिए और उन्हें स्थायी निवासी बनाया जाए। सुब्रमण्यम ने कहा कि दोनों संविधान एक दूसरे से अनुच्छेद 370 से जुड़े थे। यहाँ अनुच्छेद 370 के जरिए अनियंत्रित शक्ति नहीं दी गई, बल्कि भारतीय संविधान के माध्यम से एक आधार पर लागू होगा। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि जब आपने 1954 के आदेश के पहले भाग को पढ़ा तो स्पष्ट था कि भारतीय संविधान को कमी और संशोधनों के साथ अपनाया गया था। आप इसे जम्मू कश्मीर संविधान कह सकते हैं, लेकिन जो अपनाया गया वो अपवादों और संशोधनों के साथ ही भारतीय संविधान था। संविधान पीठ की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। केरल की एक अदालत ने कोल्लम के वकील को हिरासत में प्रताड़ित करने के प्रथम दृष्टया मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर की संपत्ति को सशर्त कुर्क करने का आदेश दिया। उप न्यायाधीश संतोष दास ने अधिकारी को 19 अक्टूबर तक या तो 25 लाख रुपए की सुरक्षा देने या कारण बताने के लिए कहा है कि वो सुरक्षा क्यों नहीं देंगे। वकील जयकुमार ने स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और ऑन ड्यूटी तालुक डॉक्टर से हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण एसएचओ ने 3 गुंडों के साथ मिलीभगत की, जिससे उन्हें पुलिस हिरासत में लेने का दृश्य तैयार किया जा सके, जहां उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, हथकड़ी लगाई गई और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जहां तक ताल्लुक डॉक्टर का सवाल है, उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें दिखाया गया कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया है। इस घटना ने उस समय ध्यान आकर्षित किया जब केरल हाईकोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों ने विरोध स्वरूप अदालती कामकाज से दूर रहने का फैसला किया। राज्य के अन्य हिस्सों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की ओर से भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पुलिस यातना का मामला बनता है। हालांकि इसमें कहा गया कि प्रतिवादी डॉक्टर के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, क्योंकि ये आम बात है कि डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड में मरीज की सामान्य उपस्थिति को नोट करेंगे और इसमें कोई गलती नहीं की जा सकती। अदालत ने पाया कि अनुसूची में एसएचओ के नाम पर कोई संपत्ति नहीं दर्शाई गई और तीसरे पक्ष की संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता। हालांकि सब इंस्पेक्टर की संपत्ति की सशर्त कुर्की का आदेश दिया गया और याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के एएसआई सर्वेक्षण के आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याची को उपलब्ध वैकल्पिक फोरम का इस्तेमाल करने की छूट दी है। दरअसल याची का कहना था कि ज्ञानवापी विवादित परिसर में 1993 से हिंदुओं का प्रवेश बैरिकेड कर रोक दिया गया। साल में एक बार श्रृंगार गौरी पूजन की अनुमति दी जाती है, जबकि गैर हिंदुओं का प्रवेश भारी संख्या में हो रहा है। वो हिंदू प्रतीक चिन्हों को पेंट कर छिपा रहे हैं, जिससे साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश की जा रही। इसे रोका जाए। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राखी सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर दिया। जनहित याचिका में कहा गया था कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश भी प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। कोर्ट से यह भी मांग की गई कि इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे ज्ञानवापी में एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो। कहा गया था कि वाराणसी में श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर, जो कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां के सदियों पुराने अवशेषों को बचाना है। याचिका में कहा गया कि हिंदू भक्तों को पुराने मंदिर परिसर के भीतर देवता के दर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। India Legal presents Courts Roundup.